हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ कक्षा 7 की एनसीईआरटी का जो सार है वो आपके सामने लाए हैं। और मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि वो मन लगा कर के पढ़ेंगे, है ना। ये चूंकि ये जो हम बना रहे हैं बेटा, इनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं। और अभी तो ये 7 और 8 चल रही है, इसको आप चाहें तो थोड़ा बहुत देख सकते हो और चाहें तो पूरा भी देख सकते हो। वैसे हमारे ख्याल से पूरा आपको देखना चाहिए। बाकी 9th 10th 11th और 12th जो चलेगी उसमें अच्छे अच्छे कथन हैं जो वास्तविकता पेपर में पूछे जाते हैं। एक अभी 4 पंक्तियां वर्ग 1 में पूछी भी जा चुकी हैं, ठीक है। तो देख लेंगे भैया उनको भी। और सबसे मेन आपको बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आज हम एक और वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं इसके बाद में। और वो वीडियो रहेगी बेटा पाली प्राकृत और अपभ्रंश की। पाली प्राकृत और अपभ्रंश की जो विशेषताएं हैं, एमपी टेट वर्ग 1 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। किस विशेषता से था? अपभ्रंश की विशेषताओं से वह प्रश्न था। ये वर्ग 1 में पूछा जा चुका है। और वर्ग 1 में ही क्या मतलब, ये मान लीजिए कि हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। जो कि आपको यहाँ पर यूट्यूब जगत में तो मिलने ही वाला नहीं है, मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो उसको भी आप लोग देखना, मज़ा आ जाएगा एकदम, है ना। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ वहाँ से हम आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और कक्षा 7 में एक पहला टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये पहला चैप्टर है। ये एक कविता है जो शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। सुमन जो है इनका ये उपनाम है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और शिवमंगल सिंह सुमन जी का जो जन्म है वो 5 अगस्त 1915 को हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव जिले के छगरपुर ग्राम में। उन्नाव जिले के किस ग्राम में? छगरपुर ग्राम में। और उन्नाव भी कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद इनका जो निधन हुआ था वो 27 नवंबर को 2002 में उज्जैन में हुआ था। और उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए इनके हम थोड़े और पढ़ेंगे और फिर बाद में हम ये जो हम पंछी उन्मुक्त गगन हैं इसकी हम आपको कविता बताने वाले हैं, तो उसको भी हम पढ़ा देंगे। छोटी सी कविता है शिवमंगल सिंह सुमन जी की। तो इनका हम देख लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन जी का जीवन परिचय में हमने जन्म और निधन देख लिया है। और इनका जो पहला कविता संग्रह है वो हिल्लोल था, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इन्होंने कई कविता संग्रह लिखे हैं, जैसे जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, युग का मोल, पर आंखें नहीं भरी, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, बाणी की कथा, कटे अंगूठे के बंधनवारे, ठीक है। ऐसे इन्होंने कई कविता संग्रह भी लिखे हुए हैं। और इसके साथ ही इन्होंने नाटक भी लिखे हुए हैं। तो नाटक में इनका जो प्रमुख नाटक रहा है वो रहा है प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रकृति पुरुष कालिदास जो है शिवमंगल सिंह सुमन जी का एक नाटक भी रहा है, प्रसिद्ध नाटक है। इसके बाद महादेवी की काव्य साधना और गीति काव्य, उद्यम और विकास, ये इनके समीक्षा ग्रंथ रहे हैं। किसके? शिवमंगल सिंह सुमन जी के, ठीक है। इसके बाद मिट्टी की बारात संग्रह के लिए 1974 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से बेटा सम्मानित भी किया गया है। तो मिट्टी की बारात के लिए किसको? शिवमंगल सिंह सुमन जी को, ठीक है। मिट्टी की बारात से तो हम वैसे ही सिखाते हैं कि मिट्टी, भाई अपनी बारात में मिट्टी कौन लगाते थे? तो शिव भगवान जी लगाए थे, ठीक है। और 1974 में ही इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और साथ में 1999 में इनको पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में छोटा सा जीवन परिचय था। और हमें अब चलना है कहाँ पर? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता की ओर चलना है। तो चलिए हम एनसीईआरटी की बुक से ही आपके लिए ये पंक्तियां भी लाए हैं। तो इनको भी कभी कभी क्या होता है बेटा, पंक्तियां पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो देखिए पहला लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। यानी कि हम पंछी क्या हैं भैया? मुक्त गगन के हैं, मुक्त आकाश में उड़ने वाले हैं। और पिंजरे में बंद रह करके हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी हमारे जो अच्छे पंख हैं वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक मतलब कड़वी निबोरी, है ना। निबोरी मतलब नीम की निबोरी होती है। कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी अनार के दाने ये क्या करते थे, चुगते रहते थे। ठीक है, तो इसके बाद और भी हैं, बस यही हैं, 4-5 लाइनें और हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे होड़ होड़ लगाते हैं ना हम लोग मोटरसाइकिल से, ऐसे ये उड़ने में होड़ लगाते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड ना दो चाहे टहनी का, यानी कि घोंसला मैं चाहे टहनी का ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय भी छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, यानी कि जो हमारी उड़ान है, मुक्त हमारी जो उड़ान है उसमें प्लीज विघ्न मत डालो, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें आप नीड दो यानी कि घर दो हमें टहनी वाला। ठीक है, तो ये शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद हम दूसरे चैप्टर पर आते हैं। अब आप कहेंगे सर इसके एमसीक्यूज क्यों नहीं करवा रहे हो, तो बेटा एमसीक्यूज जो हैं वो सिलेबस के अनुसार कराए जाएंगे, जो भी आपका सिलेबस बनता है उसके अनुसार सिलेबस कराए जाएंगे। अभी आपको केवल ये सब की सब यहाँ पर क्या है, रचनाएं पढ़नी है। एनसीईआरटी बेस आजकल बहुत अपनाया जा रहा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके बाद लिखा गया है हिमालय की बेटियां, जो कि एक निबंध है और नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। और उसी के साथ इसी लेसन में एक और उन्होंने पढ़ने के लिए दिया था, कविता फूले कदम। ठीक है, तो ये हम दोनों ही आपको पढ़ाने वाले हैं, हिमालय की बेटियां और फूले कदम। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 40 मिनट की हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपकी वीडियो नहीं होगी और एनसीईआरटी 7 खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है नागार्जुन। तो नागार्जुन का जो मूल नाम है वो है बेटा वैद्यनाथ मिश्र, और ये वास्तविकता में मैथिली भाषा में जो साहित्य सृजन करते थे तो इनको यात्री नाम से जाना जाता था। मैथिली भाषा में सृजन करने से इनको किस नाम से जाना जाता था, यात्री नाम से जाना जाता था। इनका जो जन्म है वो 30 जून 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मधुबनी के सतलखा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। निधन 5 नवंबर 1998 में हुआ था। ये सब के सब बेटा लेटेस्ट ही समझिए, इस वजह से इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी कीर्तियों में है युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भा, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, भस्मांकुर, पका है कटहल, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या। ये इनकी कुछ कृतियाँ हैं। उपन्यास इनके जो हैं वो मुख्य हैं, उपन्यासों को आपको जरूरी सीखना है, जैसे बलचनामा, कुंभीपाक, रतिनाथ की चाची, उग्रतारा, वरुण के बेटे, जमनिया का बाबा। तो बस हमने इनको सिखाने के लिए आपको बताया था कि देखिए प्यासी पथराई आंखें हमेशा नागों की रहती हैं। आप एक नाग को मार दीजिए, दूसरे नाग की डसने की इच्छा होती रहेगी कि बस ये हमें मिल जाए। भाई हमारे यहाँ कहावत है ना एक, कि जो सांप होते हैं, सांप को अगर एक को मार दो तो दूसरा जाकर के उसकी आंखों में देख लेता है कि किसने मारा है ना। तो प्यासी पथराई आंखें, अब किस किस को काटा भैया, तो हमारे देखो जब हम कोई कत्ल वगैरह करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पंचनामा बनता है, लेकिन यहाँ पर बलचनामा बनेगा, सांप काटेगा तो। ठीक है, किस किस को काटा, रतिनाथ की चाची को काटा, वरुण के बेटे को काटा। ठीक है, और अब कहाँ पर गए ये, जमनिया के बाबा के पास सांप को झरवाने गए थे। ऐसा झाड़ फूंक वाला काम चलता है जब सांप काटता है तो। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको सीख लेना है। इसके बाद है पत्रहीन नग्नगाछ साहित्य अकादमी सम्मान मिला है इनको। कौन से, पत्रहीन नग्नगाछ के लिए इनको साहित्य अकादमी सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया है। अब हमारा जो 7वीं में मेन है वो क्या है, हिमालय की बेटियां जो निबंध है, और फूले कदम जो एक कविता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। और ये है देखिए हिमालय की बेटियां, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 3 पेज है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और छोटे छोटे पेज हैं तो पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थीं, संभ्रांत महिला की भ्रांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। नदियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैंने जाकर
किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, यानी कि इतना आश्चर्यजनक नहीं होता जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, किसी कली को देखता हूँ, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी कि जितना इन नदी को बेटियों कहा है, नदी को क्या कहा है इन्होंने, बेटियों कहा है, बाद में जाकर ये बहनें भी बोलते हैं, ठीक है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा इनकी प्यास मिटा सकेगा। अब यहाँ पर जो पिता बोला है, महान पिता पर्वत को बोला है इन्होंने, ठीक है। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन, ठीक है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हिमालय को क्या कहा है, उनका बूढ़ा पिता कहा है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाव, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन यही होते हैं कि भाई नदियों को बेटी किसने कहा, तो हिमालय की बेटी माना गया है। किसकी बेटी माना गया है नदियों को, तो हिमालय की। नदियों का पिता किसे माना गया है, तो हिमालय को, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हिमालय को जो है क्या कह दिया उन्होंने, ससुर कह दिया, और समुद्र को क्या कह दिया, दामाद कह दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती यानी कि बैतवा। अब देखिए यहाँ पर से क्वेश्चन बन सकता है कि वैत्रवती किस नदी का नाम है, तो बैतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। किसको था, कालिदास जी को, है ना। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, तो लोक माता कहा है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, तो लिंग यानी कि तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। तो अब ये इनकी पंक्तियां हैं, इनको ज़रूर सीखना है, ठीक है। ऐसे ही पंक्तियां पूछी जाती हैं,
चलिए, तो जय हो सतलज बहन तुम्हारी, नागार्जुन की पंक्तियां हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, अब यहाँ कह रहा है वो कि तुम बेटी हो और बाप हिमालय है, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित तट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि हिमालय की पुत्री कौन है, नदियाँ हैं, और नागार्जुन जी ने नदियों को क्या कहा है, तो नागार्जुन ने कहा है बहन, और इसके बाद काका कालेलकर ने क्या कहा है, तो काका कालेलकर ने लोक माता कहा है। ठीक है, बस इतना आप लोग को 3 फैक्ट इसमें याद रखने हैं। चलिए, तो ये नागार्जुन की ये खत्म हो गई। अगला आता है फूले कदम, ये भी नागार्जुन का ही है। फूले कदम टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, यानी कंदुक के समान क्या हो रहे हैं, कदम झूल रहे हैं। ठीक है, फूले कदम सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा, मन कहता है झूले कदम, मन क्या कह रहा है, कदम कदम को छूने का, फूले कदम फूले कदम। ठीक है, तो ये नागार्जुन की ही पंक्तियां हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। और हम तीसरे पर चलते हैं, कठपुतली। तो कठपुतली भी एक बेटा कविता है जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की है, भवानी प्रसाद जी की है। अब ये भवानी प्रसाद जी का जीवन परिचय हम क्लास 8th में पढ़ेंगे, तो हम कठपुतली कविता को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आज के लिए हमने 2 ही जीवन परिचय रखे हैं, इसलिए क्योंकि भाई ज़्यादा जीवन परिचय फिर हमें याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो कठपुतली को पढ़ लेते हैं। तीसरा पाठ है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे। अब यहाँ पर केवल स्वतंत्रता की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भैया, स्वतंत्रता की बात हो रही है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। कठपुतली जो है अपने पाँवों पर खड़ी होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ सुनकर बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, छंद मतलब होता है स्वतंत्र। इसके बाद है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये भवानी प्रसाद जी के द्वारा पंक्तियां लिखी गई हैं। इसके थोड़ा सा हम भावार्थ को समझ लेते हैं। तो भावार्थ है कि इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं, पराधीन मतलब होता है गुलाम हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है, स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। ठीक है, क्योंकि सबकी सब क्या करने लगी थी, विद्रोह करने लगी थी। एक ने विद्रोह किया तो सबने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अगला जो चैप्टर रहता है इसमें वो है बेटा मिठाई वाला। तो ये कहानी है, ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है। ठीक है, और इसके बाद अगला जो है पापा खो गए, ये नाटक है, मराठी भाषा में लिखा गया था और ये विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इन छोटे छोटे फैक्टों को विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये रचनाएं पूछी जा सकती हैं हमसे अग्रिम एग्जाम में। और शाम एक किसान, ये भी कविता है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता है। तो हम भाई देख लेते हैं। देखो, किसानों पे हमेशा क्या करना चाहिए, सभी को दया करनी चाहिए, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। शाम एक किसान, छोटी छोटी कविताएं हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी कि अब यहाँ पहाड़ किसान को कहा जा रहा है। और आकाश का साफा बांधने का मतलब है कि वो आकाश ही उसकी क्या है, छाँव है। आकाश ही उसकी क्या है, छाँव है। सूरज की चिलम खींचने का मतलब है कि जो उसकी किरणें आ रही हैं तो बेचारा धूप में बैठा हुआ सांसें ले रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर की, घुटनों पर क्या पड़ी है, नदी चादर की। तो यानी कि वो पाँव अपने डाले हैं किसमें, नदी में डाले हैं। ठीक है, तो पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। यानी कि जैसे भेड़ें बैठ जाती हैं ना गल्ले से, तो वैसे ही ये भी बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो,
चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये सर्वेश्वर दयाल की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? किसान एक किसान, जो कि लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम भावार्थ पढ़ लेते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगाती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो ये इसका कविता का भावार्थ था। इसके बाद अगली जो हमारी कविता अगला जो हमारा पाठ था वो था अपूर्व अनुभव। ये संस्मरण लिखा गया है, जापानी भाषा का था, और ये लिखा किसने है? तेत्सुको कुरियानागी ने। किसने लिखा? तेत्सुको कुरियानागी ने ये लिखा हुआ था अपूर्व अनुभव। ठीक है, इसके बाद हमने रहीम के दोहे यहाँ पर नहीं लिए हैं, क्योंकि रहीम के दोहे में प्रत्येक दोहे में रहीम नाम लगा होता है कहीं ना कहीं। तो ये अगर रहीम के दोहे कहीं पर लिखे आते हैं तो आप उनको आराम से लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक तिनका इम्पोर्टेंट है। ये कविता है किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की कविता है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है और हम उसको लाए भी हैं एक तिनके को। तो यहाँ पर देखिए, वास्तविकता में घमंड ना करने की बात कही गई है इसमें। तो मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, ऐंठा मतलब अकड़ करके रहता था, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब मूठ देने का मतलब होता है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, कपड़े की मूठ देना होता है। ठीक है, तो दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। कौन? तिनका। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। समझने इनको क्या दिए? ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा लिखी गई कविता है। और इसके बाद 10वां जो लेसन है वो है खान पान की बदलती तस्वीर। ये निबंध है जो कि प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था, और इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही है कि पहले हम जो सादा भोजन करते थे, अब वही हमारा जो खाना है वो पिज्ज़ा बर्गर इत्यादि में बदलते हुए जा रहा है। तो ये इन्होंने खान पान की बदलती तस्वीर लिखी है। ठीक है, जो प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है नीलकंठ। तो नीलकंठ एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। अब महादेवी वर्मा जी का तो हम जीवन परिचय बाद में पढ़ेंगे, चूंकि अभी आगे की जो एनसीईआरटी पुस्तकें हैं सब में महादेवी वर्मा क्या कोई ना कोई कृति जरूर निहित है। ठीक है, तो नीलकंठ किसने लिखा? महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। विधा कौन सी है? तो रेखा चित्र है। इसके बाद है भोर का बरखा। ये कविता है, मीराबाई जी के द्वारा लिखी गई थी, तो ये इसको हमने इसमें संकलित किया है, भोर का बरखा। ठीक है, तो देखिए भाई हम पढ़ लेते हैं इसको। भोर का बरखा छोटी सी कविता है। तो जागो वंशी वारे ललना। ठीक है, यशोदा जी अपने बेटे से कह रही हैं, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत, गोपियां दही मथ रही हैं। सुनियत हैं कंगना के झनकारे, मतलब कंगना के जो झंकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाणे द्वारे। सुरनर कहाँ? द्वार पे खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया हूँ आया को तारे। ठीक है, शरण आए को तार दो। ठीक है, इसके बाद है वर्षे बदरिया सावन की। दूसरा छंद है वर्षे बदरिया सावन की मन भावन की। सावन में उमंग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। उमड़ घुमड़ चहुदसों से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा वर्षे, शीतल पवन सुहावन सी,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। देखिए आप लोग साहित्य में क्या करते हो, साहित्य में ये पंक्तियां पढ़ते हो और बोलते हो सर जी पंक्तियां कैसे याद होंगी। भैया एनसीईआरटी पढ़ करके देखो, बहुत सारी याद हो जाएंगी, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है संघर्ष के कारण मैं तुनको मिजाज हो गया धनराज। तो ये साक्षात्कार है, ठीक है। एक हॉकी के खिलाड़ी थे, उनका साक्षात्कार किया था किसने, विनीता पांडे जी ने। तो वही लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो वही कि भाई जीत कैसे हुई, क्या मतलब महसूस हो रहा है, जो जो साक्षात्कार होता है वही इसमें लिखा गया है। हॉकी के खिलाड़ी थे, तुनुक मिजाज, ठीक है, हो गया धनराज। तो धनराज जो थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे, उनके ऊपर ये लिखा गया है। इसके बाद है भैया हमारी ख्वाहिश। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखी गई है, हमारी ख्वाहिश। और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है आश्रम का अनुमानित व्यय, जो लेखा जोखा विधा में लिखा गया है, और ये मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम आपको लास्ट में एक न्यूज़ दे देते हैं कि ये जो पीडीएफ हैं एनसीईआरटी की जो पीडीएफ हैं, ये आप लोगों को एनसीईआरटी की जो पीडीएफ हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं पूरी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हम आपको स्वयं ही करा पाएंगे क्योंकि वो प्राइवेट चैनल है। तो इसमें आपको 50 रुपये पे करने होंगे, पूरा का पूरा साहित्य उस पर धीरे धीरे आपको कवर करवाया जाएगा। तो ये 50 रुपये आपको पे करने होंगे हमारे मोबाइल नंबर पर 70 67 60 62 61। और जैसे ही आप पे कर देते हो तो आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। डेली ये पीडीएफ आपको प्राप्त होती रहेंगी। इसके अलावा आपको कुछ भी वहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एक भी पैसा आपको फिर नहीं देना है। इसके बाद है आरंभ में संस्था, आरंभ में 40 लोग होंगे, कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। तो ये जो आश्रम का अनुमानित व्यय है ये गांधी जी ने बताया हुआ था, तो ये हम छोड़ रहे हैं आप लोगों के पढ़ने पर। तो जो भी ये पीडीएफ लेना चाहता है वो आराम से ज्वाइन कर सकता है। केवल एक पीडीएफ आपको 50 रुपये में नहीं मिलेगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो केवल 50 रुपये आपको देने होंगे और आपको मैं उसमें जोड़ दूंगा, तो आपको हर पीडीएफ इसके बाद फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलते हैं, और आज जो वीडियो आने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता दिया है कि पाली प्राकृत अपभ्रंश की जो विशेषताएं हैं उनसे संबंधित वीडियो आज आने वाली है। तो इसको पढ़ें या ना पढ़ें, उसको ज़रूर पढ़ें, हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है बेटा उसका, ठीक है। तो उसको ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं सभी लोग खुश होंगे, सुखी रहो।